चलिए देखते हैं फिजिक्स थोड़ा। पिछला दिन पढ़ाए थे दर्पण के बारे में। स्वाति आई है, स्वाति दर्पण का परिभाषा बताओ। हेलो, क्या हुआ? आ जाना, कब आएगा? ठीक, ध्यान दीजिए, दर्पण के बारे में हम बताते हैं, बैठो। सही है। वैसा चिकना और चमकीला सतह, पिछले दिन का क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो किसका पालन करता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है, वही कहलाता है दर्पण। और दूसरा बात, उसका एक भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है, ठीक है, परत चढ़ा हुआ होता है। आप देखें दर्पण, दर्पण के पीछे रहता है पॉलिश किया हुआ। किस चीज का पॉलिश होता है? बता दिए, चांदी का पॉलिश होता है। और उस चांदी को बचाने के लिए ऊपर से किसी और कलर को भी कर दिया जाए ताकि चांदी जो है ना झड़े नहीं, ठीक है, समझिएगा। अब प्रकाश का परावर्तन क्या था? उसमें है क्या ना, एक सतह है, ये परावर्तक सतह। किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए यहां से सूर्य की प्रकाश आती है, ये सूर्य की प्रकाश जब आती है किस पर? परावर्तक सतह पर, तो यहां से टकरा कर वह उसी माध्यम में लौट जाती है। अब जब ये लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसमें आपको बताए थे, ये आने वाली प्रकाश है आपतित, टकरा कर लौट गई परावर्तित, इसके बीच में एक लंब डाला जाता है जिसको कहते हैं अभिलंब। इन दोनों के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण, इन दोनों के बीच बना कोण परावर्तन कोण। दूसरी बात, जब हम आपतित किरण से और भी रेखा को आगे बढ़ाएंगे, आपतित किरण यहाँ है तो यहां से हम आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए, ठीक है। यहां से जो परावर्तित किरण तक कोण बनेगा, इस कोण का नाम क्या होगा? विचलन कोण। विचलन कोण दो तरीके का होता है, एक उल्टे साइड, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, जैसे घड़ी घूमती है उसका उल्टा, हो गया विपरीत दिशा में हो गया विचलन कोण, और एक हो गया ये हुआ सीधा, घड़ी की दिशा में सीधा हुआ। अब ये उल्टा में आइए, ये भी एक विचलन कोण है, ठीक है। विचलन कोण का फॉर्मूला भी बता दिए थे, 180 डिग्री माइनस 2i। लिखिए, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, यदि परावर्तन कोण का मान, यदि परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा? विचलन कोण का मान क्या होगा? बताइए आंसर, तो कोई एक आदमी बता दीजिएगा, हम छोड़ देंगे। कितना? 20 डिग्री। 180 माइनस 2i, 60 दूनी 120, 60 डिग्री हुआ। परावर्तन कोण कितना है? 60, तो आपतन कितना होगा? 60। दिमाग लगाकर बनाइए, जिससे नहीं बना जी। नितेश फोकस बनाइए, फोकस। क्लियर हुआ? 60। देखिए नहीं, हम बता देते तुरंत, जिससे नहीं हुआ। 180 का 180 माइनस 2 गुने, हमको चाहिए आई, यहाँ आई पता नहीं है, लेकिन परावर्तन का नियम कहता है कि जितना परावर्तन होगा, परावर्तन कोण होगा, उतना आपतन कोण होगा। परावर्तन कोण है यहाँ 60, तो आपतन क्या होगा? 60। अब आप दिमाग लगा लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना डिग्री होगा ये? 60 डिग्री। क्लियर हुआ? नहीं होगा? 60 दूनी 120, 180 में 120 खा गए, घटा दिए 60 डिग्री। अब पढ़ते हैं लोग दर्पण, समझिएगा आज का टॉपिक। दर्पण से आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। दर्पण किसे कहते हैं? चमकीला और चिकना सतह जो क्या करता है?
परावर्तन के नियम का पालन करता है और उसका दूसरा मतलब कोई एक भाग क्या होता है, रंगा होता है, वह दर्पण कहलाता है। और दर्पण 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। पहला क्या लिखाए थे बताइए? समतल दर्पण। दूसरा क्या बताए थे? गोलीय दर्पण। और तीसरा बताए थे परवलय दर्पण। तो आप लिखिएगा, फिर से आज हम लिखाते हैं दर्पण का परिभाषा, सही रहेगा। पीछे का हमेशा एक क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए दोबारा, माइंड अच्छा हो जाता है। लिखिएगा, दर्पण किसे कहा जाता है? दर्पण किसे कहा जाता है? हर दर्पण को तोड़कर पढ़ेंगे, इसके अंदर घुस के पढ़ेंगे क्या कहां पाया जाता है। ठीक है, दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह। 9th का फिर एक चैप्टर खत्म हो गया, जबरदस्त स्पीड में खिंचाया उसका। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन ढेरी प्रकार का होता है जी। ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि टकराता है, रूम में बोलते हैं तो गूंजता है नया रूम में, तो वह परावर्तन। लेकिन यहाँ किसका होगा? प्रकाश। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक भाग, तथा जिसका एक भाग निश्चित रूप से मतलब कंफर्म, हाँ, निश्चित रूप से रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है, दर्पण कहलाता है। रंगा हुआ होता है, दर्पण कहलाता है। एरो का निशान देकर लिखिएगा उसके नीचे से। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण। नंबर 1 समतल दर्पण, आज यही पढ़ना है, समतल दर्पण। नंबर 1 समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण। नंबर 3 परवलय दर्पण। परवलय दर्पण। अब हम एक एक को अलग अलग क्वेश्चन का टॉपिक बनाते हैं। समतल को अलग टॉपिक बनाते हैं, गोलीय को अलग बनाते हैं, परवलय को अलग बनाते हैं। पहला टॉपिक लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? पहले लिखा देते हैं फिर समझाते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। अब इसका खासियत लिखाते हैं इसी में। इसमें बना प्रतिबिंब, हाँ, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक, कॉमा, हमेशा काल्पनिक, कॉमा। अब आप लोग दिमाग लगाइए, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा? हमेशा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। क्योंकि आपको पढ़ा है काशी, पढ़ाए थे क्या? काशी, काशी वर्ड से पता चलता है कि क्या बनेगा। का से काल्पनिक, सी से सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। तो काल्पनिक कॉमा सीधा, सीधा,
अच्छा, वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा? समतल है तो बराबर होगा। काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। क्या कहा समझिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जिस पर प्रकाश आकर टकराती है फिर कहीं लौट जाती है, वह होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कैसा हो? इसका प्लेन हो, मतलब क्या हो? समतल हो, वह समतल दर्पण कहलाता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। देखिए खासियत, काल्पनिक बनता है इसमें प्रतिबिंब, दूसरी बात सीधा बनता है, और अगला बात क्या? वस्तु के बराबर बनता है। एक बार बोलकर ट्राई कीजिए, वैसा दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। याद हो गया होगा कि परावर्तक सतह क्या होगा? समतल। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। बोलोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, घर में कम सम करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसका चित्र के माध्यम से क्या समस्या है, समझिए। समतल दर्पण का एक उदाहरण देते हैं हम। दर्पण कई प्रकार का होता है, जैसे आपको हम समझाते हैं। आईना में देखते हैं, घर के आईने में उसका प्रतिबिंब देख लीजिएगा, अपना शकल, ठीक है। और गाड़ी में जो होता है साइड मिरर, साइड मिरर समझते हैं, दो को लगा रहता है आगे में, दोनों साइड, लेफ्ट राइट, उसमें देखिएगा शकल, दोनों में अंतर मिलेगा। एक में आपका शकल बड़ा दिखता है, एक में छोटा दिखता है। अच्छा, आईना में ट्रक का चित्र देखेंगे, अपना वाला आईना, घर वाला आईना में, उसमें अलग बनेगा चित्र, और वो गाड़ी वाले आईने में देखेंगे उसमें अलग बनेगा। ये घर वाला आईना में ट्रक बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन मोटरसाइकिल वाले आईना में ट्रक छोटा दिखता है, ठीक है ना। वो भी पढ़ेंगे हम लोग क्यों ऐसा होता है। समझिए पहले, यहां पर एक दर्पण है, मान लीजिए, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। मान लीजिए ये क्या है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण। इस साइड हम कोई वस्तु रख देते हैं, इस जगह। अच्छा, वस्तु हम उधर क्यों नहीं रख रहे हैं? इधर पेंट किया हुआ है, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। हम करते हैं क्या? वस्तु यहां रख देते हैं। मान लीजिए यहां वस्तु रख देते हैं हम, ये जमीन खींच देते हैं पहले, ये हो गया जमीन, ये वस्तु रख दी हम, ये वस्तु है। इस वस्तु का लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। और इसका प्रतिबिंब इधर लाते हैं, ये अगर 5 मीटर है तो इसका प्रतिबिंब कितने मीटर का बनेगा? समतल दर्पण में कितना बनेगा? 5 ही बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट लिखा है प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर होता है। ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। यहां से इसका दूरी मान लीजिए 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी है? क्या इसमें सब चीज बराबर होता है? अब समझिएगा, आपसे पूछेगा कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 8 मीटर, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 8 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? पकड़ में आ रहा है? वस्तु यहां है, प्रतिबिंब यहां है, यह कितना दूरी में है? यहां से यहां पहुंचे, कितना चले? 8। फिर यहां से यहां 8 8, तो वस्तु से प्रतिबिंब कितने दूरी पर है? 16। लेकिन दर्पण से वस्तु 8, दर्पण से प्रतिबिंब 8, वस्तु की ऊंचाई 5, दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई तो पता नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 5। पकड़ में आ रहा है? कहने का मतलब है जितना वस्तु ऊंचा है उतना ही ऊंचा कौन है? प्रतिबिंब। जितना दूरी वस्तु का है उतना दूरी प्रतिबिंब का है। आप चित्र बनाइए, इसके नीचे हम लिखाते हैं आपको क्या क्या ज्ञात करना है। सेम चित्र बनाइएगा। यह है समतल दर्पण जहां कलई किया हुआ है। सब विषय को एकदम इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना, घर में कम पढ़ना पड़ेगा। पूजा कृष्णा सोया हुआ है क्या?
परेशान मत होना कोई, आराम से पढ़ो फिजिक्स। जब पढ़ने में मन लगे ना तो आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जाने तो एक्स्ट्रा जाता है, तो दूसरे दिन फिर ये मूड नहीं बन पाता है। और फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, फील होता है हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लगता है। चित्र बना लिए। पहला क्वेश्चन लिखिए नंबर 1, रोमन में लिखिएगा। नंबर 1, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर। देखिए यहां दर्पण कहां है, यहां है। यहां से वस्तु की दूरी यानी यहां से वस्तु कितना होगा, लिख दीजिए बराबर 8 मीटर। 8 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर, यह भी क्या होगा 8 मीटर। क्यों होगा 8 मीटर, क्योंकि समतल दर्पण है, सब चीज बराबर होना ही होना है। आगे बढ़े। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया 8 मीटर। अगला लिखिए, वस्तु की ऊंचाई बराबर। वस्तु की ऊंचाई बराबर। वस्तु की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, यह हो गया वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर। ठीक है। अब लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी क्या होगा 5 मीटर। समतल दर्पण में सब बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना 16। अरे वस्तु पर हाथ रख दीजिए, प्रतिबिंब पर हाथ रख दीजिए, दोनों देखिए कितना फैला दिया, हो गया क्लियर। 16 हुआ। अब इसका अपोजिट लिखाते हैं, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कितना होगा 16 ही होगा। प्रतिबिंब ये हो गया, यहां से वस्तु ये हो गया, हम चल के आए उधर से इधर, 8 से 8, 8 8 16, 16 मीटर। क्लियर हो गया। हम यही समझाना चाह रहे थे कि समतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी ये भी बराबर, यानी समतल दर्पण का मतलब है सब चीज बराबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, समझिएगा। अब लिखिए आप एक क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के सामने, हम क्वेश्चन भी पढ़ाते हुए जा रहे हैं फिजिक्स में। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। ठीक है। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो निम्नलिखित का मान बताइए। चित्र आप लोग से बन जाएगा, बनाइए। तो दर्पण आदमी, अब दर्पण है तो प्रतिबिंब तो बनाना होगा, तो प्रतिबिंब बनाइए, दर्पण बनाइए, आदमी बनाइए, प्रतिबिंब बनाइए। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। क्वेश्चन अभी हम नहीं लिखा है पूरा, आधा ही लिखा। आप चित्र बनाइए, पहले दर्पण बनाइए, फिर आदमी बनाइए और प्रतिबिंब बनाइए। सबका समान हो इसलिए हम बोल रहे हैं, आदमी जो बनाना बाएं साइड बना लेना जिधर वस्तु बनाए थे। आराम से बनाइएगा। चित्र हम भी बनाएंगे, आप लोग बनाइए पहले।
चलिए ध्यान देते हैं, चित्र यही होगा, ये होगा समतल दर्पण रेड वाला, ये है आदमी, ठीक है ना, कितने ऊंचाई का आदमी है, 5 फीट का, ये है उसका प्रतिबिंब जो फोटो बन रहा है उसका, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण में मतलब, ठीक है। चलिए ये कितने फीट का होगा, ये भी होगा 5 फीट का, क्योंकि कौन सा दर्पण है, समतल है, बराबर होगा, समझिए। और आदमी का दूरी दिया है, देखिए पढ़ गया आप, दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो यहां से ये कितना होगा, अब बोलो यहां तक पकड़ में आ गया, यानी कि ये दर्पण है, 5 फीट का आदमी था, तो प्रतिबिंब भी कितने फीट का बन गया, 5 फीट का। दर्पण से ये कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। लिखिए नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 किसका मान बताना, यही प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। चलो क्रिस, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 फीट, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 5 फीट, आंसर लिखते जाइएगा। उसके बाद नंबर 2, हाँ रोमन में ही चलेगा। देखो मेन नंबर देते हैं हम क्वेश्चन में, अंदर घुसते हैं तो रोमन कर देते हैं, और अंदर घुसेंगे तो एबीसीडी कर देंगे। लिखिएगा नंबर 2, आदमी से प्रतिबिंब, आदमी से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, आदमी से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, अपना अपना बनाइएगा, आदमी से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, बिना चित्र देखे क्वेश्चन नहीं बन सकता। आदमी से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, दिमाग लगाना है, आदमी से प्रतिबिंब, चलिए बताइए कितना होगा, देखते हैं। आदमी यहां है, प्रतिबिंब यहां है, इसके बीच कितना दूरी है, ये 15 कितना हो गया, 30, लिखिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर होगा। अब पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब, देख लीजिए दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर होगा, 15 सेंटीमीटर, लिखते जाइए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत हल्का टॉपिक है। अगला, दर्पण से आदमी कितना दूर होगा, दर्पण से आदमी कितना दूर होगा, दर्पण से आदमी कितना दूर होगा। कितना होगा। अब अगला टॉपिक, इसके बाद कभी जब आगे बढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ाएंगे कि वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हम किससे संकेत करते हैं, ये सब पढ़ाएंगे वहां। अगला क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण क्लियर, नंबर 2 में आ गए हम। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मेन फोकस गोलीय दर्पण पर ही होगा मेरा, जितना प्रूफ वाला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से ही बनेगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लिखेगा ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब समझ रहे हैं ना, जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तन करती है, मतलब परावर्तन लौट जाती है, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। एरो का निशान, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर 2
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब समझिए क्या कहा ना कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो। खोखले गोला नहीं बोला, गोला का भाग बोला। जैसे समझिएगा ये रोटी है ना, ये पूरा रोटी है, रोटी का भाग का मतलब समझ रहे हैं आप, बीचे बीच काट दिए तो दो भाग हो गया। कहने का मतलब रोटी का भाग ये हुआ, ये हुआ रोटी का भाग, ठीक। और वो छोटा करना है, अब हो गया ये रोटी का भाग पूरा पूरी, हुआ ही ना। समझिए तो गोला का मतलब क्या, गेंद। गेंद देखे ना, गेंद को हम बीच से काट देते हैं, ये गेंद है, इसको हम बीच से काट दिए, कैसा दिखेगा पता है, कटोरा के टाइप का, ऐसा दिखेगा, समझिएगा। अर्धगोला देखें, अर्धगोला वही है, काटने के बाद गेंद ऐसा दिखेगा, बीच से काटेंगे तो ठीक है। समझिए क्या कहा, एक ऐसा दर्पण, पहले हम गोला लेते हैं, एक ले लिए, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो। इस गोला को आप बीचों बीच काट दीजिए, देखिए काट दिए, कैठो बन गया, यहां दो ठो। इसमें क्या करना है, एक में बाहर से कलई करना है और एक में अंदर से कलई करना है। तो इसमें कर देते हैं हम अंदर से, पेंट कर दिए, किसका पेंट चढ़ा दिए, चांदी का। इसमें बाहर से चढ़ा दिए, चढ़ा दिए। अब देखिए यहां दर्पण दो तरह का हुआ। क्या कहा कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो, मतलब कटा हुआ, गोला नहीं हो, कटा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। तो एक में अंदर से, एक में बाहर से। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक अवतल और एक उत्तल। अब अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है समझते हैं। अगर हम बाहर से कलई कर दिए, ये बन गया अवतल, क्या बन गया, अवतल। और अगर अंदर से कलई कर दिए, ये हो गया उत्तल। इसका परिभाषा कई प्रकार से हो सकता है। हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का परिभाषा, देखिए जब किसी कांच के खोखले गोले को, पहले ये गोला था, ठीक, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर किसी एक सतह पर क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। किसी एक सतह पर मतलब देखिए अंदर से किया ना, इसे बाहर से किए ना। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर किसी एक सतह पर कलई कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। आप लोगों को क्या लिखा है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग हो। हम अपने से आसान लिखा है उसमें। हम जब पढ़ते थे तभी क्या होता था, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर किसी एक सतह पर कलई कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। लिखा दें क्या, लिख ही लीजिए तो तीर का निशान देकर। जब किसी, नोट पॉइंट में लिखिए ना, जब किसी कांच के, दोनों में से कोनो भूल जाइएगा एक ठो, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को काटकर किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर कलई कर दिया जाता है। कलई मतलब होता है पेंट चढ़ा देना, कलई कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर किसी एक सतह पर कलई कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अब कलई दो तरीके से करेगा, कोई आदमी बाहर से करेगा, कोई आदमी अंदर से करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हम कटा हुआ भाग लिए हैं, कटा हुआ, दो भाग है कटा हुआ, एक मेरे साइड से एक अपोजिट से, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम बाहर से कलई किए, इसमें हम अंदर से किए। इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, इसका उभरा हुआ भाग। उभरा मतलब उठा हुआ, उभरा मतलब उठा हुआ। इसका उठा हुआ भाग किस साइड है, बायां में कि दायां में, दायां में। इसका उठा हुआ भाग किधर है, बायां में कि दायां में। ये देखिए मतलब पेट निकला हुआ भाग है, देखिए इधर निकला है और इसका इधर निकला है। कहने का मतलब है जब हम उभरा हुआ भाग पर कलई करेंगे तो वह कहलाएगा अवतल, क्या कहलाएगा। और जब धंसा हुआ पे कलई करेंगे तो वह क्या होगा, उत्तल। याद रहा।
जब हम उभरा हुआ पे कलई कर दिए क्या हो गया, अवतल। जब धसा हुआ पर कलई कर दिए उत्तल। पकड़ में आ रहा है? कहने का मतलब जब किसी कांच के खोखले गोले को हम बीच से काट देते हैं और किसी एक सतह पर, किसी मतलब कोनों में किसी एक सतह पर कलई कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। उभरा हुआ पे कलई करेंगे तो होगा अवतल, अंदर धसा हुआ पर करेंगे तो होगा उत्तल। अब क्वेश्चन लिखिए, अवतल दर्पण चित्र बनाइएगा क्या, बनाइए चित्र, दोनों चित्र बनाइए। गोल ज्यादा भी नहीं करना है, गोल करने का मतलब हो गया फिर गोलीय दर्पण पूरे पूरी चल जाएगा। हर टॉपिक को समझना जरूरी है। फिजिक्स इतना लंबा विषय है कि पीछे भूलते जाइएगा। प्रकाश स्रोत अब कितना पुराना लग रहा होगा, अब पहला दिन कितना मजा आया था। नया कुछ पढ़िएगा, दूसरा चीज आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। अभी बोलेंगे मैथ पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिजिक्स पढ़ने में मन लग रहा होगा। चित्र हो गया सबका, इसमें बहुत चीज छिपा हुआ है, अभी पढ़ाएंगे सारा, समझिएगा आगे। पहला क्वेश्चन लिखिए इसका, मतलब अगला क्वेश्चन अवतल है ना, पहला अवतल। अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। अवतल कौन सा है इसमें, ये वाला है ना। अच्छा दिमाग लगाते हैं, इसका उभरा हुआ भाग पर क्या किया हुआ है, कलई, या तो धसा हुआ भाग क्या है, परावर्तक। धसा हुआ भाग क्या है, अभी हम पढ़ाए थे परावर्तक के बारे में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे किए थे समतल दर्पण में, तो नीचे कलई है, ऊपर क्या है, परावर्तक है, समझिएगा। इसका मतलब उभरा हुआ भाग क्या है, कलई है, अंदर वाला भाग धसा हुआ भाग क्या है, परावर्तक है। दो तरीके का परिभाषा होगा इसका, याद नहीं करना पड़ेगा। समझिए कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, कलई किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा आदमी क्या करना, हम इधर से परिभाषा देंगे, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो। धसा हुआ भाग क्या हो, कलई, परावर्तक हो, वह क्या कहलाता है, अवतल। फिर से बोलते हैं, समझिएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ भाग क्या हो, कलई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर। अपोजिट, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। आपको कौन सा लिखना है, उभरा की धसा, जो लिखिए उभरा की धसा। क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे नहीं, अब लास्ट बार बोल रहे हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, कलई हो, यही कहलाता है। क्लियर। अब आइए इसमें उल्टा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, यही कहलाता है। लिखो लिखो, जिसको जैसे लिखना वैसे लिखो। कलई वाला लिखना है तो कलई वाला लिखो, धसा हुआ लिखना है, परावर्तक लिखना है, लिखो वैसा गोलीय दर्पण। अब लिखिए आप, टॉर्च दिखा दिए, दौड़ना तो आप ही को है, और टॉर्च बीच में भूत लेंगे, बस वहीं चल। बोलेंगे, लिख लो पहले, इतना भी हम जो है ना ऐसा बच्चा न है। जिसको जैसे लिखना है वैसे लिखिए, हम दोनों बोलेंगे इसके बाद। लिखवाने से क्या होता है ना, याद जल्दी हो जाएगा। अभी अपने माइंड से लिखे हो, जल्दी याद होगा। अब हम बोलते हैं पहले इसके बारे में, कलई वाला के बारे में। कौन सा भाग कलई किया हुआ है, उभरा हुआ कि धसा हुआ, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो या कलई किया हो, अवतल दर्पण कहलाता है। हो गया क्लियर। अब ये धसा हुआ में, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं उत्तल में, पहले समझा देते हैं। उत्तल में जाने के लिए उभरा हुआ भाग क्या है, उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक है। धसा हुआ भाग क्या है, कलई है ना। चलेगा, लिखिएगा नहीं, वैसा गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इधर आते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, कलई हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी ये वाला पार्ट जो है क्या है, परावर्तक है, और अंदर वाला पार्ट क्या है,
कलई है। अब एक बार और बोल देते हैं हम, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, यही कहलाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या हो, कलई हो, यही कहलाता है। लिखो, बुद्धि अपना खटाइए, भगवान आपको भी बुद्धि दिया, हमको भी दिया है, तो दोनों खटाएंगे तो बढ़िया रहेगा। लास्ट में रिपीट कर देंगे हम। उभरा और धसा, यही याद रखना है, आपसे बनेगा। रिपीट करते हैं, पहले करते हैं उभरा वाला के लिए, ठीक है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर। अब धसा हुआ में आते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग कलई हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब पढ़ाते हैं इसका अगला टॉपिक, समझिएगा। अब गोलीय दर्पण लंबा क्लास चलेगा, इसके बाद आएगा परवलय। यहाँ एक कोई दर्पण लेते हैं, या तो उत्तल लेते हैं या तो अवतल लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कौन सा लेते हैं। कलई हम किस में की है, उभरा में कि धसा में? बताइए, अवतल हुआ कि उत्तल हुआ? ये हो गया, बोलिए, ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसमें क्या क्या होता है हम इसको समझते हैं पहले। अवतल दर्पण, अब मेन क्लास स्टार्ट हो गया। जो इसको नहीं समझ पाएंगे वो प्रूफ को नहीं समझ पाएंगे। वहां में क्या बात करेंगे, आप दर्पण नहीं पढ़े, ध्यान दीजिएगा। ये जो दर्पण है ना, दर्पण, इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। दूसरी बात, उससे पहले इसको जानिए। आप वृत्त पढ़े हैं, वृत्त मैथ में? वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है, इसको सेंटर कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, केंद्र। और जब ये क्या है, गोला में भी तो केंद्र होता होगा। गेंद मान लीजिए, गेंद है, तो गेंद का बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र। तो दर्पण का भी बीच वाला बिंदु होता होगा। तो यहां पर मान लीजिए दर्पण का बीच वाला बिंदु यहां ले लेते हैं हम, और दूर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहां ले लिए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम ओ से मैथ में, इसको डिनोट करते हैं हम सी से। किसे करते हैं, सी से। खाली समझना है, लिखना है बाद में। क्या बोले हम, दर्पण में भी एक केंद्र होता है। यह केंद्र किसे संकेत करते हैं, सी से। और इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वृत्त में कहते हैं केंद्र, अब फिजिक्स में कहते हैं वक्रता केंद्र। कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण, ठीक है, जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण यानी ये कटा हुआ भाग, जिस गोले का भाग होता है, पहले तो गोला ही था ना, बाद में ना काटे इसको जी। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रहा, क्या बोले हम, गोलीय दर्पण यानी ये कटा हुआ भाग, गोलीय दर्पण जिस गोले का ये भाग है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, सी से। क्लियर हो गया। दूसरा चीज ध्रुव आता है। दूसरा क्या आता है, ध्रुव। इसको भी समझते हैं, इसको लिखते हैं सी से। ध्रुव को लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं, बड़ी पी। ये है दर्पण, है ना, दर्पण। दर्पण का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच, कहीं ना कहीं इसका बीच होगा। माना जाए कि इसका बीच यहां है, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, सब लिखाएंगे, अभी माइंड में रखिए खाली। क्या बोले, दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे किसे डिनोट करते हैं, पी से। तीसरा पकड़ते हैं, तीसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या सुने हैं, त्रिज्या देखिए यहाँ, ये वृत्त है, बीच में इसको क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र को लिखते हैं हम लोग ओ से। यहां से आधी दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। यहां भी त्रिज्या होता है। कहां से कहां लिए आप, केंद्र से पूरा वृत्त को लिए। आइए यहाँ पर, केंद्र कौन है इसमें, सी है। यहां से ले लीजिए वहां तक, दर्पण तक, तो यहां से ये यहां आ गया, क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये हुआ त्रिज्या, इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। ये हुआ केंद्र, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये हो गया त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
अब समझिए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग बड़ी आर से। किसे डिनोट करते हैं? और इसको करते हैं हम लोग छोटी आर से। आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना, इस समझाने के लिए हम लेते हैं, समझिएगा। तो वक्रता त्रिज्या कैसे हुआ, इसको हिंदी में बोलिए वक्रता केंद्र। इसको हिंदी में बोलिए, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोले हम? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है द्वारक। एक टॉपिक क्या है? द्वारक। समझिए, दर्पण की जितनी चौड़ाई होगी उसको कहेंगे द्वारक। दर्पण की जितनी क्या होगी? चौड़ाई होगी, इसको कहेंगे द्वारक। यहां देखिए, दर्पण का चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, कहने का मतलब है ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो द्वारक कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। यानी दर्पण का पहला छोर और अंतिम छोर के बीच का दूरी क्या कहलाता है? द्वारक। अब अगला टॉपिक लेते हैं प्रधान अक्ष। कौन सा टॉपिक लेते हैं? प्रधान अक्ष। समझिएगा, सब लिखाएंगे प्रधान अक्ष। समझिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। क्या बोले थे इसके पहले? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। लेकिन इसको मिलाने वाली रेखा का नाम क्या है? प्रधान अक्ष। इसका अगला टॉपिक लेते हैं हम फोकस। क्या लेते हैं? फोकस। इसको संकेत करते हैं बड़ी एफ से। किसे करते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण यहां से आएगी, सीधा जाएगी दर्पण पर। अब बताओ, दर्पण पे गई तो क्या होगा? टकराएगा, टकरा के लौटेगा। तो बताओ, लौटेगा तो ये ऊपर जाएगा कि हमरे तरफ आएगा? दिमाग लगाइए, यहां से प्रकाश गया दर्पण पर, ये जो लौटेगा हमरे तरफ लौटेगा कि ऊपर चल जाएगा? दर्पण का मुरावट किधर है? किधर टर्निंग लिया है? ये जो लिया, ज्यादा कर्व किधर हुआ? इधर ना हुआ जी। इसका मतलब प्रकाश को किधर रिटर्न फेंकेगा? इधर। आप आईना चमकाते हैं, जिधर झुकाइएगा लाइट उधरे जाएगा। तो दर्पण किधर झुका हुआ है? नीचे। इसका मतलब ये प्रकाश कहां जाएगा? टकराकर नीचे। तो ये प्रकाश जब टकरा करके यहां से निकलेगा, कहीं ना कहीं कटेगा। कट गया। ये जो लाइन कटा है इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? तो परिभाषा कैसे होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब समझते हैं? रेल की पटरी। देखिए, रेल की पटरी है तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष बता दिए सी और पी का बीच का रेखा। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण कब? परावर्तन के बाद। परावर्तन का मतलब टकराने के बाद जिस बिंदु पर किसको काटती है? प्रधान अक्ष को काटती है, उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। लास्ट टॉपिक लेते हैं इसका हम, फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको छोटी एफ लिखा जाता है। ठीक है, फोकस दूरी समझिएगा। फोकस और ध्रुव इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोले हम? फोकस और इस ध्रुव इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से डिनोट किया जाता है। अब अलग अलग लिखाते हैं, अलग अलग चित्र भी बताएंगे। लिखिए वक्रता केंद्र, समझ जाइएगा लिखते लिखते सब। वक्रता केंद्र हम माइंड में रख लिया, इसलिए हमको समझ में आ गया है। तो लोग कॉपी में रखो, वहां से देखना, फिर माइंड में रख लेना। वक्रता, क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, लिखिए क्वेश्चन। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु, गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु क्या क्या हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु क्या क्या हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु क्या क्या हैं? आंसर में लिखिएगा। नंबर 1 वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र डैश देकर लिखिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है।
उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से संकेत किया जाता है। इसे C से संकेत किया जाता है। चित्र बनाते हैं, समझिएगा। चित्र इसमें बनाना पड़ेगा, इसको समझेंगे तभी आपसे प्रूफ बनेगा, नहीं तो आपसे प्रूफ बनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां वक्रता केंद्र नहीं बोलते, हम C बोलते हैं डायरेक्ट। समझिएगा। एक दर्पण ले लिए हम, अभी हम अवतल पे ले रहे हैं, कभी उत्तल पे भी ले लेंगे। ये जो बना है किसी गोले से बना है ना, किसी गोले का टुकड़ा है ना, ये जिस गोले से बना है, ऐसा गोला होगा, इसी से बना होगा, तो ये जो गोला है इसी से कट के वो बना है, तो इसका जो केंद्र होगा इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें केंद्र होगा। तो मान लेते हैं यहां केंद्र है, यहां पर केंद्र है, तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। कहने का मतलब C। परिभाषा क्या लिखा है? यह क्या है? गोले का भाग है। तो क्या लिखा है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है लेकिन गोले का भाग है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। याद रहा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, माइंड को तुरंत उड़ाइए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से संकेत करते हैं। चित्र बनाइए, नीचे लिख दीजिएगा वक्रता केंद्र। ये चित्र है वक्रता केंद्र का। अगर एग्जाम में पूछेगा चित्र सहित बनाइएगा, नंबर ठीक ठाक मिलेगा। अब आते हैं नंबर 2। बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, घर में पेंसिल से बनाइएगा, लेकिन ये बताते हैं यहाँ तो कलम से आप बना लेते हैं, चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाना चाहिए। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आएगा चूड़ी तोड़ के रख लेना, एक तो बने दे रहना, कम कहता हूँ। लिखो नंबर 2 क्या था टॉपिक? ध्रुव। लिखिए ध्रुव लिखकर डैश। ध्रुव के बारे में थोड़ा सा बता दो, कहां पर ध्रुव होता है? कहां होता है ध्रुव? होवे ना, अभी तुरंत बताए हैं। अच्छा इसे बता दो, अनमोल जोत्रे बता दो, भाषा में नहीं पूछते हैं, ध्रुव इसमें होगा कहाँ? हेलो नुनू, बोलो ध्रुव कहाँ होगा? हाँ ठीक, इसका बीच निकाल लेना है, वही क्या है? ध्रुव है। लिखिए, क्या लिखेंगे पता है? लिखना ना है, सुनिए। गोलीय दर्पण के कौन सा बिंदु? निशांग ज्यामिति, गोलीय दर्पण के बीच को क्या कहते हैं भाई? मध्य। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। रुक रुक रुक, अभी रुक, भूलने दो। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से संकेत किया जाता है। लिखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से संकेत किया जाता है। अब तुम लोग का दिमाग हम फास्ट चलाना चाहते हैं, इसलिए मिटा किटाते तुरंत, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। अब दर्पण में 9 जानते हैं कौन सा होता है? दर्पण में 9 कौन सा होगा पता है? ये वाला 9 होगा कि ये वाला 9 होगा? ऊपर वाला कौन सी कहते हैं? पंडित जी वाला 9। हाँ, मुर्दा कौन सी बोला? 100 नहीं, इसको कहते हैं दंत 9, इसको कहते हैं मूर्धन्त 9। दर्पण में होगा ऊपर वाला। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से संकेत किया जाता है। चित्र यहां से उतार लीजिए, बीच में P लिख दीजिए, हो गया ध्रुव। अब समझ में आ रहा होगा टॉपिक। जब तक नहीं लिखाते हैं बुझने में नहीं आता। इसके पहले लग रहा था साला कुंची पढ़ा रहे ले। हो गया क्लियर? बढ़े आगे। 3 नंबर टॉपिक स्वाति, रुके अभी। 3 नंबर वक्रता त्रिज्या। जैसे वृत्त की त्रिज्या है वैसे ही वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या हुआ? छुट्टी हो गया? सर को बता दो कौन कौन नहीं सुनाया। हाँ, वक्रता त्रिज्या समझिएगा।
हम वक्रता त्रिज्या बनाते हैं। पहले आप देखिए, इतना मोटा मोटा बिंदु नहीं देना तुम लोग। यहाँ क्या होता है C, यहां से यहां की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। कहां से कहां की दूरी, हिंदी में बोल। वक्रता केंद्र से, हाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से संकेत, एक और बोल देते हैं, ध्रुव, इधर से आइए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। लिखो अपने से, ये महीना 50 टका काट लेना, क्या होगा, लिखो लेकिन अपने से। ऐसे ही पढ़ाने में फायदा है, सबका ध्यान हमारी आवाज पर रहता है, गपे नहीं करता, छूटेगा तो जाएगा। लिख लिए, एक बार रिपीट कर देते हैं दया माया के साथ। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है, बड़ी R, ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक, द्वारक। द्वारक, द्वारक, बताइए द्वारक का क्या बताए थे, हल्का फुल्का बताइए। ऐसे बताओ ना जी, द्वारक क्या था, थोड़ा हम भी सुने ना, हम भी भूलते हैं, मानव हैं। बताओ द्वारक। बताए थे किसी भी दर्पण का ऊपरी छोर से अंतिम छोर तक की चौड़ाई को द्वारक कहते थे। यही लिखेंगे, ऊपरी छोर से, भाषा सही लिखना होगा। क्या लिखेंगे, दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। जय सेंटीमीटर का दर्पण होगा चौड़ा, वही द्वारक है। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। चित्र बनाइए, डॉट डॉट करके दिखाइए। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। अगला टॉपिक, प्रधान अक्ष। अभी सजाना नहीं है, अभी लिखते जाइए, घर में सजाइएगा। प्रधान अक्ष, बताओ प्रधान अक्ष कैसे बनाए थे। छोटा मोटा चित्र बना देते हैं हम। रेखा दर्पण के बगल से, तब ये था वक्रता केंद्र और ये क्या था, ध्रुव। रुकिए रुकिए, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, समझिए। यहां से आया, देखिए यहां, जाने दीजिए, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक, इसको संकेत करते हैं एक्स एक्स डैश से। किसे करते हैं, अच्छा बाद में देखते हैं, पहले बताइए प्रधान अक्ष कहते हैं किसको हैं। हम बताए इसका, देखो तुम लोग भी जान जाएगा तुरंत। ये रेखा यहां से आई, पहले किसके पास गई, हिंदी बोलो, वक्रता केंद्र के पास गई, फिर किसके पास गई, तो देखिए बताते हैं। वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष कहलाता है। हो गया, वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष कहलाता है। देखिए कैसे चेंज कर दिए तुरंत, पढ़ाए कुछ लिखाए कुछ। वैसी रेखा जो कहां और कहां से गुजरती हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है। हो गया क्लियर। वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष कहलाता है। इसे एक्स एक्स डैश से सूचित किया जाता है, संकेत किया जाता है। एक्स एक्स डैश से संकेत किया जाता है।
इस फिजिक्स में निर्देशांक ज्यामिति भी काम देने वाला है, जब प्रूफ पढ़ाएंगे तब। भूल गए क्या हो, रिपीट कर देते हैं। वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष कहलाता है। कत्तर रिश्तेदार होता है, आएगा करावला, फुलवरिया में रुकेगा, फिर कोई याद आ गया वहाँ फूफा रहते हैं वहीं जाएगा, मौसी है वो घर बगले में वहीं चल जाते हैं, यही है प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र के पास भी ध्रुव के पास भी चल गया, और नहीं समझ में आया और आगे निकल गया नहर तरफ घूमने के लिए, थोड़ा देख लेते हैं ध्रुव क्या है। तो वही है प्रधान अक्ष, एक्स एक्स डैश से सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक बताओ तो क्या था अगला टॉपिक, बताइए। फोकस लिखिए, फोकस नंबरिंग कर रहे हैं ना वो, हाँ बहुत अच्छा। फोकस, फोकस पहले चित्रे बना देते हैं, क्या हम तो बोलने वाले हैं। ये क्या है, ये रेखा क्या है, प्रधान अक्ष है। जैसे बाहर निकल जाना समझना प्रधान अक्ष है, थत्ता रही। आगे बढ़ते हैं, समझिए। इसके समांतर कोई प्रकाश आ रही है, इसके समांतर बोले हैं, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, जैसे ही दर्पण पे जाएगी तो उसका गुण क्या है, टकरा कर लौटेगी, टकरा कर लौट गई, किसी किसी को काट ले चलाई, कहां पे काट दी, इस जगह पर काटी, किस पर काटी, प्रधान अक्ष पर काटी। तो जिस बिंदु पर कटेगा उसको कहेंगे फोकस, वही बिंदु क्या है, फोकस। परिभाषा बताते हैं, सुनिए। प्रधान अक्ष के समांतर, लिखना मत, लो, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसको, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। फिर सुनो, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किससे, दर्पण से, किसके बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। लिखो इस बार, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। बढ़िया से बोल रहे हैं लिखिए लिखिए लिखिए, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, इतना स्पीड पढ़ो ना गोतिया लगे इसको भूत चढ़ गया। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण